नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलडी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम लोग अपने इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत करता हूँ। अपने इस कक्षा में आज हम लोग अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी इस विषय पे 2 कक्षाएं हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने अमेरिकी गृह युद्ध के कारण और अब्राहम लिंकन की युद्ध के दौरान अपनाई गई भूमिकाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग इस चर्चा को समेटते हुए इस गृह युद्ध का क्या परिणाम हुआ, इस विषय पे चर्चा करेंगे। हमारा यह पाठ्यक्रम मतलब अमेरिकी गृह युद्ध यह भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के बीए और एमए दोनों कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। यह बीए 3rd पार्ट में पढ़ाया जाता है पत्र संख्या 8 के रूप में, और एमए के 3य सेमेस्टर में पत्र संख्या 12 सीसी 12 के रूप में सीसी 12 में अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में जानना है। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और इसी तरह पहले हम लोग कारण और युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव में अमेरिका के गृह युद्ध के परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे कि अमेरिका के गृह युद्ध का आखिर परिणाम क्या निकला। अब तक हम लोग देख चुके हैं कि इस युद्ध में उत्तरी राज्यों की जीत हुई और दक्षिणी राज्यों की हार हुई। दक्षिणी राज्य इस युद्ध में हार गए और उत्तरी राज्य इस युद्ध में जीत हासिल की। दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। तो इसके परिणाम के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि भले ही युद्ध काल में जान माल की काफ़ी क्षति हुई, आपस में घृणा का भाव भी हुआ और गृह युद्ध के दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई। लेकिन इस गृह युद्ध के बाद जिस अमेरिका का निर्माण हुआ वह एक नया अमेरिका बनकर सामने आया। ज़्यादा विकसित, ज़्यादा धनी, ज़्यादा ताकतवर, जो आपसी मतभेदों को भुला चुका था। और प्रकांतर से बाद के वर्षों में यह सिद्ध हो गया कि यह गृह युद्ध अमेरिका के लिए वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि इस गृह युद्ध के बाद अमेरिका में टकराहट के सारे मुद्दे समाप्त हो गए। एक मजबूत केंद्र की स्थापना हो गई। एक मजबूत संघ की स्थापना हुई। संघीय राज्य जो थे, संघ के अधीन जो राज्य थे, उनकी सीमाएं तय हो गई कि मतलब संघ और राज्यों के बीच क्या संबंध होगा। अर्थव्यवस्था का स्वरूप निर्धारित हो गया। जो विवादित मुद्दे थे उनका समाधान निकाल लिया गया और सारे राज्य उत्तर और दक्षिण राज्यों के बीच भेद समाप्त हो गया। फिर सारे राज्य मिलकर एक नए अमेरिका का निर्माण में जुट गए। तो युद्ध के दौरान या युद्ध के बाद, युद्ध के दौरान भी राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से अपना लक्ष्य घोषित किया कि उनका लक्ष्य दक्षिण राज्यों को जीतना नहीं बल्कि उसे अपने परिसंघ में पुनः सम्मिलित करना है। तो यहाँ विजय की भावना नहीं थी। और युद्ध जीतने के बाद भी उत्तरी राज्यों ने या संघ ने, अमेरिका संघ के राष्ट्रपति ने इसे अपनी जीत के रूप में, उत्तर के दक्षिण के ऊपर जीत के रूप में नहीं देखा, बल्कि युद्ध संबंधी किसी भी तरह की कटुता नहीं रखी। और जो विवाद के मुद्दे थे वो सारे मुद्दे युद्ध काल में ही, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था दास प्रथा का मुद्दा, और लड़ाई के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया।
उसे अवैध घोषित कर दिया। तो यह मुद्दा यहीं समाप्त हो गया। इसके बाद जो विवाद थे उसे वार्ता के द्वारा समाप्त कर लिया गया। युद्ध के दौरान उन सारे विवादों को सुलझा लिया गया। दक्षिणी राज्य के आत्मसमर्पण कर देने के बाद वे सारे मुद्दे जो विवाद उत्पन्न करते थे वो सारे समाप्त हो गए। तो दक्षिण राज्यों को पुनः संघ में सम्मिलित कर लिया गया। कहने का मतलब यह था कि अमेरिका की जो संरचना थी वह पुरानी संरचना फिर से अमेरिका को प्राप्त हो गई और यह भी तय हो गया कि भविष्य में कोई भी संघ अलगाव की बात नहीं करेगा। मतलब संघ से राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। इसे संघ को चुनौती देना समझा जाएगा। तो भविष्य में अमेरिका के विघटन की बात भी समाप्त हो गई। किसी मुद्दे पर अगर संघ से टकराव है तो उसे वार्ता के द्वारा, दबाव के द्वारा या आपस में बैठकर सुलझाया जाएगा, न कि अलग होने की धमकी या अलग होने की कार्रवाई के द्वारा। तो यह एक मजबूत संघ के रूप में उभरा, एक मजबूत राजनीतिक संरचना बना दी गई संघ के रूप में अमेरिकी गृह युद्ध के बाद। और एक बड़े संवैधानिक प्रश्न का समाधान हो गया कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है या नहीं है। संविधान में जो वर्णित था कि अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ होगा, इसी बात की पुष्टि हुई। अब वास्तविक रूप से अमेरिका जो है वो एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बन गया था। इसके अलावा दास प्रथा की भी समाप्ति हो गई। दासों को स्वतंत्र कर दिया गया। दासों को मतदान का अधिकार भी दिया गया। तो इससे अमेरिकी समाज में एक गतिशीलता आई, स्वतंत्रता के साथ गतिशीलता भी आई, जिसके सहारे जो दास मुक्त हुए वो स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र मजदूर के रूप में या किसी रोजगार के द्वारा अपने जीवन को चला सकते थे, धन को कमा सकते थे। हालांकि इसका एक नकारात्मक पहलू यह रहा कि नस्लवाद के भेदभाव बढ़ गई। दासों के मुक्त होने के बाद जब दास अमेरिकी समाज में स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में सम्मिलित हुए, जब उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया और उन्हें भी अधिकार मतदान का अधिकार दिया गया, बराबरी का अधिकार दिया जाने लगा, तो अमेरिका में नस्लीय भेदभाव की भावना बढ़ गई। यह भेदभाव आज की डेट में भी, आज की तिथि में भी पाया जाता है। हालांकि यह दंडनीय है और कानून के समक्ष चाहे वो श्वेत हो या अश्वेत हो, उसे बराबर का अधिकार है। अमेरिकी कानून में, अमेरिकी संविधान के सामने भी यह बराबर का अधिकार दोनों को संवैधानिक रूप से दिया गया। हालांकि सामाजिक स्तर पर यह भेदभाव बनी हुई है। जैसे हम अपने यहाँ जाति प्रथा को पाते हैं या छुआछूत की भावना को पाते हैं, भले ही वह संविधान के द्वारा, नियमों के द्वारा प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी कुछ भ्रमित लोगों के द्वारा, कुछ घृणित लोगों के द्वारा जातीयता या धार्मिकता का मुद्दा उठाया जाता है या भेदभाव की बात की जाती है। लेकिन संविधान के सामने यह दंडनीय अपराध है। संविधान व्यक्ति के रूप में समता की बात करता है, तो अमेरिकी संविधान भी समता की बात करता है। तो अमेरिका में यह नकारात्मक रूप से भेदभाव समाज में बना हुआ रहा। लेकिन गृह युद्ध के बाद जो दासों को मुक्ति मिली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और मजबूत हुआ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना और हावी हुई, व्यक्ति के अधिकार में वृद्धि हुई और इससे सामाजिक गतिशीलता भी आई। समाज की गतिशीलता ने सामाजिक विकास के रफ्तार को और तेज कर दिया। इसके अलावा जो औद्योगिक राष्ट्र और दक्षिणी राष्ट्र के रूप में अलग अलग बंटवारा था, ये बंटवारा भी समाप्त हो गया। अब अमेरिका एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ा, जहाँ इस तरह का विभेद नहीं था कि कुछ क्षेत्र औद्योगिक राष्ट्र के रूप में, औद्योगिक संघ के रूप में हैं और कुछ क्षेत्र जो है वो कृषि संघ के रूप में हैं। बल्कि अब राज्यों का स्वरूप तेज़ी से बदला। दक्षिणी राज्यों में भी तेज़ी से औद्योगिकरण संपन्न हुआ। दक्षिणी राज्यों में भी तेज़ी से उद्योग धंधे लगने शुरू हुए और उत्तरी राज्यों में भी जो केवल उद्योग धंधों पर निर्भर था, कृषि कार्य बढ़े। मतलब यह अलग अलग बंटवारा समाप्त हुआ, बल्कि मिश्रित
रूप से अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। हालांकि अर्थव्यवस्था का मूल स्वरूप उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में ही सामने आया। एक तरह से यह गृह युद्ध अमेरिका के लिए दूसरी क्रांति बन गई, क्योंकि गृह युद्ध के बाद जो आर्थिक विनाश हुआ था, आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था, दक्षिणी राज्य बर्बाद हो गए थे, दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। तो इस गृह युद्ध के बाद संघ ने दक्षिणी राज्यों के विकास को सबसे ज़्यादा वरीयता दी। दक्षिणी राज्यों को भी अछूत नहीं समझा या युद्ध में पराजित संघ नहीं समझा, बल्कि उसे भी ऊपर उठाकर उत्तरी राज्य के बराबर लाने के लिए प्रयास किया और इसमें सफल भी हुए। औद्योगिक पूंजीवाद की शुरुआत हो गई। जिन पूंजीपतियों ने युद्ध में अपना धन खोया था या अपने व्यापार का नुकसान झेला था, अब वे इस शांति का फ़ायदा उठाकर अपने व्यापार को नए रूप में गतिशीलता देने में जुट गए। और युद्ध के बाद जो तेज़ी आई उससे अमेरिका की औद्योगिक संपत्ति में वृद्धि ही हुई, अमेरिका के राजकोष में वृद्धि हुई और अमेरिकी नागरिकों का सामान्य जीवन स्तर तेज़ी से ऊपर भी उठा। उत्तर और दक्षिण के बीच स्वतंत्र रूप से पूंजी निवेश होना शुरू हुआ, वहाँ भी पर्याप्त रूप से औद्योगिकरण हुआ। इसी प्रकार 1864 में राष्ट्रीय बैंकिंग अधिनियम भी पारित किया गया, जिसके बाद देश में पहली बार राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। इसका मतलब कि पूरे देश में, पूरे संघ के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। इस प्रकार युद्ध के बाद अमेरिका में आधुनिक संचार सुविधाओं का जाल बिछ गया, जैसे टेलीग्राफ लाइट, टेलीविज़न या बेतार तकनीक, परिवहन और संचार बाजार व्यवस्था, ये सारी चीज़ें युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण बन गए। इनका काफ़ी तेज़ी से पूरे अमेरिका में विकास हुआ। कृषि क्षेत्र में दासों के मुक्त होने के बाद कृषि क्षेत्र में मशीनों की उपयोगिता बढ़ गई और कृषि अधिक आधुनिक होती गई, क्योंकि खेती के साथ तकनीक का प्रयोग तेज़ी से बढ़ता गया। इसीलिए खेती और तकनीक दोनों, कृषि में तकनीकों का प्रयोग ने उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि की, इसके साथ साथ उत्पादन के लागत में भी कमी की। नई नई मशीनों की खोज हुई जो तेज़ी से खेती में, कृषि कार्य में सहायता देते थे, जैसे हार्वेस्टर या थ्रेशर वगैरह का उपयोग। तो इन सभी से भी कृषि का औद्योगिकरण हुआ और नए रूप में ये कृषि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हुई। युद्ध काल के दौरान फैली मुद्रास्फीति से मजदूरों के वेतन, जो युद्ध काल में आर्थिक अव्यवस्था फैली, उसने भले ही तात्कालिक तौर पर अमेरिका को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस दौरान जो युद्ध के बाद जो पुनर्निर्माण कार्य किए गए, उसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। क्योंकि जो चीज़ नष्ट हो गया था युद्ध के दौरान, जो नष्ट हुआ, जो धक्का पहुंचा, फिर से बनाने, नए रूप में उसे ढालने बनाने के लिए नई नई चीज़ों, रेल मार्गों, यातायात के साधनों, भारी उद्योगों आदि के को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए जो धन की व्यवस्था की गई, जो पूंजी की उपलब्धता हुई, उससे बाज़ार में पूंजी का अंतर्प्रवाह भी तेज़ी से बढ़ा और लोगों की क्रय शक्ति भी तेज़ी से बढ़ी। और इस प्रकार जो अर्थव्यवस्था की गति को जो बढ़ाया गया, बढ़ावा मिला, उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से प्रगति की। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग में एक संबंध होता है। उत्पादन उपभोग के लिए किया जाता है और उपभोग तभी होगा जब उपभोग करने के लिए, खर्च करने के लिए पूंजी की उपलब्धता होगी। तो नष्ट हो चुकी अर्थव्यवस्था या युद्ध के दौरान जो संसाधन नष्ट हुए थे, उन संसाधनों को पुनः सृजित किया गया और उसके एवज में जो बाज़ार में पूंजी का संचार हुआ, उसने लोगों की क्रय शक्ति में विकास किया। लोगों की क्रय शक्ति में जब इजाफा हुआ तो उन्होंने नई नई चीज़ों को खरीदना या उपभोग करना शुरू किया। इस प्रकार उत्पादन, उपभोग
का जो क्रम शुरू हुआ, इसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। पहले से अमेरिकी उत्तरी राज्य जो थे वो औद्योगिकृत थे ही, इसलिए उन्होंने दक्षिणी राज्य जो थे वो खेती के साथ चल रहे थे। खेती में तकनीक का प्रयोग, दास प्रथा समाप्त होने के बाद अतिरिक्त श्रम शक्ति का सृजन और मजबूत केंद्र, राष्ट्रीयकृत मुद्रा, बैंकिंग व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप, संचार के साधन, यातायात के साधनों का विकास, ये सभी अमेरिका के लिए संजीवनी का काम किया और अमेरिका एक नए राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने उदित हुआ। इसके अलावा बड़े बड़े पूंजीवादी संगठनों का भी निर्माण हुआ, क्योंकि बाजार तेज़ी से विकास कर रहा था, इसलिए अलग अलग तरह के पूंजीपतियों के संगठन, श्रमिकों के संगठन, छोटे छोटे व्यवसायियों के संगठन, प्रबंधकों के संगठन, इस तरह के संगठन बनने लगे, जिससे आगे चलकर भविष्य में अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट या मार्केटिंग जैसे क्रमबद्ध रूप से नई पद्धतियाँ, व्यापारिक पद्धतियाँ विकसित हुई। और आज जो हम अपनी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ के रूप में इन सारी चीज़ों को देखते हैं, इसकी शुरुआत अमेरिकी गृह युद्ध के बाद हुई, क्योंकि व्यापार को एक व्यवस्थित क्रम दिया जाने लगा और व्यवस्थित रूप से व्यापार प्रबंधन का सिलसिला शुरू हुआ, मैनेजमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। इसके अलावा अमेरिका में अमेरिकी गृह युद्ध के बाद महिलाओं की भी भूमिका में विस्तार हुआ, क्योंकि गृह युद्ध के बाद श्रमिकों की मांग बढ़ गई, कर्मचारियों की मांग बढ़ गई और महिलाएं अब घर से बाहर निकलकर फैक्ट्रियों, कार्यालयों में काम करने लगी। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिला, स्त्री स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला, स्त्री के अधिकारों में वृद्धि हुई और स्त्री केवल घर के दायरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि वहाँ से वो बाहर निकलकर बाज़ार में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने लगी। इस तरह जो आधी आबादी, महिलाओं की आधी आबादी थी, उसका फ़ायदा भी, इस आबादी के गतिशील होने का फ़ायदा भी अमेरिका को मिला। इस गृह युद्ध ने नए नए प्रकार के युद्धक उपकरणों का प्रयोग भी विश्व को दिखा दिया, जैसे बख्तरबंद गाड़ियाँ, लड़ाई के दौरान समाचार पत्रों का प्रयोग, जनमत को प्रभावित करने का तरीका, घायल सैनिकों को सहायता देने, उपचार करने का व्यवस्थित तरीका, या सुरंग माध्यम से लड़ाई करना, या भूमिगत मार्गों से लड़ाई के लिए सुरंग बिछाया जाना, पनडुब्बियों का प्रयोग आधुनिक तकनीक पर, मतलब जितने भी आधुनिक तकनीक देख रहे हैं लड़ाई के दौरान, उन सभी तकनीकों का प्रथम बार प्रयोग अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान किया गया। हालांकि लड़ाई के दौरान बड़े बड़े उपकरण और भीषण संहारक संसाधनों का प्रयोग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी देखते हैं, लेकिन अमेरिकी ज़मीन पर जो यह गृह युद्ध हुआ, यह गृह युद्ध में अनेक संहारक अस्त्रों का, बख्तरबंद गाड़ियों का, गोला बारूदों का, तोपों का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया। इसके अलावा जनमत को प्रभावित करने वाली चीज़ें भी सामने आई। अपने अपने पक्ष में बोलना, समाचार पत्रों की भूमिका, इन सभी चीज़ों का प्रयोग प्रथम बार अमेरिकी गृह युद्ध में विश्व के लोगों ने देखा। तो हम लोग अपने इस पूरे टॉपिक को 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ा। पहला हिस्सा था अमेरिकी गृह युद्ध के क्या कारण थे। दूसरा हिस्सा हम लोगों ने देखा कि इस गृह युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की क्या भूमिका रही, और इसी के तीसरे हिस्से में हम लोगों ने देखा कि इस गृह युद्ध का क्या परिणाम हुआ, क्या यह अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद हुआ या नुकसानदेह हुआ। अब अंत में केवल यह देखें कि इस पूरे टॉपिक से किस तरह के सवाल बनते हैं। एक स्नातक स्तर पर सीधा सवाल आता है कि अमेरिकी गृह युद्ध से क्या समझते हैं, या अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों पर चर्चा करें, या अमेरिकी गृह युद्ध के परिणामों पर चर्चा करें। इस सवाल को थोड़ा सा और
घुमाकर पूछा जा सकता है कि क्या अमेरिकी गृह युद्ध दो व्यवस्थाओं के बीच उत्पन्न गतिरोधों का परिणाम था, या विश्व में दास प्रथा के मुद्दे पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, उसके बारे में चर्चा करें। या फिर इसका सवाल ऐसे भी है कि अमेरिकी गृह युद्ध तात्कालिक रूप से भले ही अमेरिका के लिए विनाशकारी हो, लेकिन उसके परिणाम अमेरिका के लिए काफ़ी उत्साहजनक रहे या अमेरिका के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुए, इस कथन की विवेचना करें। इस तरह के सवाल अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान राष्ट्रपति की भूमिका अब्राहम लिंकन के ऊपर पूछा जाने वाला सवाल कि अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी गृह युद्ध को किस प्रकार समाप्त किया, इस पर चर्चा करें। तो इस तरह के ढेरों सवाल बनते हैं और इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर नए टॉपिक लेकर शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।